अस्सलाम वालेकुम। कहानी को आखिर तक पूरा सुनिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इन दिनों हम एक छोटे से शहर में रहा करते थे। यहाँ के कॉलेज में मेरे भाई का दिल ना लगा तो वालिद ने उनको करीबी शहर के एक बड़े कॉलेज में दाखिल करा दिया, जहाँ हॉस्टल भी था। अब वो 2 माह बाद घर आते। एक रोज़ अचानक 10 रोज़ बाद ही आ गए। अम्मी ने पूछा, खैर तो है आदिल बेटे? अभी गए थे और अभी आ गए। कहा, अम्मी जान हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता, मैदे में दर्द सा रहने लगा है। वो बोली, अरे मियाँ तुम्हारी भी क्या बात है, कभी अपने शहर का कॉलेज ठीक नहीं लगता तो कभी लाहौर के हॉस्टल का खाना अच्छा नहीं लगता। यूँ कहो ना कि पढ़ाई में जी नहीं लगता। वही बात हो गई है कि नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। बालदा ने यह मिसाल बस वैसे ही बोल दी, लेकिन मुझे लगा आदिल भाई हकीकतन परेशान है। अभी मैं उनके चेहरे पर मौजूद परेशान कुन तहरीर पढ़ ही रही थी कि वो मेरे पास आ गए। शाम का वक्त था और मैं सैनी में पड़ी चावल साफ कर रही थी। कहने लगे, गुड़िया एक बात बताऊँ, अम्मी को मत बताना। हाँ भैया बताओ। अम्मी को नहीं बताऊंगी। बात कुछ अजीब सी है, पता नहीं तुमको बतानी भी चाहिए या नहीं, लेकिन यह सच बात है कि मेरे हॉस्टल में जिन आ गए हैं, इसलिए मैं घर आ गया हूँ। दरअसल मैं उनसे उलझना नहीं चाहता था। आदिल भाई की बात सुनकर मेरी हंसी निकल गई। मैंने कहा, भैया जी जानती हूँ ये सब जिन विन तुम्हारा वहाँ दिल नहीं लग रहा था, इसलिए आ गए हो। अब बहाने मत बनाओ, तुम वहाँ पढ़ने गए हो, दिल लगाने नहीं गए। अब पढ़ना तो है, वक्त ज़ाया करने का क्या फ़ायदा। मेरी मानो तो कल ही वापस चले जाओ, वरना अब्बा नाराज़ होंगे, क्योंकि तुमने ही जिद की थी लाहौर जाकर पढ़ने की। बात यह है कि गुड़िया, मेरे रूममेट ने मुझे अजीब सा वाक़या सुनाया। उसने मुझे मेरे दोस्त की आपबीती इस तरह सुनाई है कि उसके जाने के बाद से मुझको उस कमरे में वहशत होने लगी है। तभी मैं चला आया हूँ। वाक़या तो बताओ, मैंने इश्तियाक से सवाल किया। वाक़या यह है कि मेरा दोस्त अथर, जो कसूर के करीब एक गाँव का रहने वाला है, उसके गाँव के नज़दीक एक पहाड़ी पर एक बुजुर्ग का मज़ार है। उस मज़ार पर हर जुमेरात को उर्स होता था। अकीदतमंद लोग आते, कवालियाँ होती, धमाल पड़ते। यह यहाँ का कल्चर था। एक दिन अथर भी अपने दोस्त के हमरा वहाँ कवाली सुनने गया। उसका दोस्त माजिद एक खूबरू नौजवान था, जिसका कद निकलता हुआ रंग गोरा और बाल घुंघरियाले थे। वो वाकई हसीन लड़का था। उसका कसरती बदन और सेहतमंद सरापा देखकर शहर के नौजवान उस पर रश्क करते थे। माजिद के 2 ही शौक थे, कबड्डी खेलना और धमाल डालना। उसको धमाल पर बड़ी महारत हासिल थी। जब वो ढोल की थाप पर तेज तेज रक्सा होता तो देखने वाले महव हो जाते और वो खुद भी मस्त अलस्त हो जाता। एक दिन उसने कुछ कलंदरों को वहाँ धमाल डालते देखा तो अतहर और माजिद से ना रहा गया, वो भी उनके साथ शामिल हो गए। माजिद ने तो ऐसा कमाल दिखाया कि देखने वाले तस्वीर बन गए। उसने इस दरवेशी रक्स को उस महवियत से किया कि वो मस्त हो गया और उसको अपना होश ही ना रहा। रात को जब ये दोनों दोस्त घर लौटे तो बेहद थके हुए थे। आते ही लेट गए और उनको नींद ने आ लिया। माजिद और अथर के घर भी करीब करीब थे और ये बचपन के साथी थे। अथर ने बताया, सुबह मैं माजिद के घर गया तो उसको हल्का हल्का बुखार था। हमने आज इकट्ठे स्कूल भी जाना था, मगर माजिद ने कहा कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, सारे बदन में दर्द है और कसलमंदी बेहद है। मैंने माजिद को समझाया कि तुम वहाँ जब रक्स करना होते हो तो तुमको अपना होश भी नहीं रहता। तुम इस तरह आपे से बाहर मत हो जाया करो। कल तुमने जब उन दरवेशों के साथ मस्त होकर और बाल खोलकर धमाल डाली तो इसकी वजह से तुमको बुखार हुआ है, क्योंकि तुम बहुत थक गए हो। तुम खुद को इस कदर क्यों थका देते हो? उसने कहा, मुझे खबर ही नहीं रहती। जब मैं धमाल डालता हूँ तो लगता है इस दुनिया में नहीं हूँ, बल्कि दूसरी दुनिया में पहुँच गया हूँ। मैं उस दिन अकेला ही कसूर चला गया। जब मैं वापस आया तो मम्मी ने बताया कि माजिद की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, तभी उसकी माँ हमारे घर तुमको बुलाने आई थी। अब न जाने उसका क्या हाल होगा, उसको डॉक्टर के पास ले जाना था। किस्सा मुख्तसर, अथर अपने दोस्त के घर गया। उसकी हालत अजब थी। सर के बाल खड़े थे और आंखें सुर्ख अंगारा हो रही थी। हसीन चेहरा बिगड़ गया था और हाथ पांव मुड़े हुए थे। लगता था कि कोई गैर मरई ताकत है जो उसको तकलीफ दे रही है। उसके मुंह से झाग निकल रहा था और गर्दन एक जानिब को मुड़ी हुई थी। अथर कहने लगा, आदिल यार सच कहूँ तो मैं माजिद की सूरत देखकर डर गया था, क्योंकि उसकी शक्ल अपनी सूरत ना रही थी, बल्कि किसी और की नज़र आ रही थी जो काफ़ी दहशतनाक थी। मैंने उससे पूछा कि मेरे दोस्त माजिद, कुछ कहो तो तुम्हें क्या हो गया है? पहले तो वो कुछ नहीं बोला, फिर ज़मीन पर लेटकर तड़पने लगा। उसने कहा, यार पता नहीं, मुझे कुछ ऐसा महसूस हो रहा है जैसे मेरे अंदर कोई और समा गया है जो मुझे खींच और तोड़ मरोड़ रहा है। उसके बाद उसकी आवाज़ बदलने लगी। उसकी आंखें सुर्खी से दहक रही थीं। वो किसी और की ज़बान में गुफ्तगू करने लगा जो मेरी समझ में ना आ रही थी। मैंने चाहा कि उसको किसी डॉक्टर के पास ले जाऊं, मगर उसकी हालत खैर हो रही थी। वह चलने के काबिल भी ना था। बकौल अथर यहाँ खुद ब खुद ही डॉक्टर के क्लिनिक चला गया और उसको घर ले आया।
जब मैं और डॉक्टर माजिद के पास पहुंचे वो सो चुका था। डॉक्टर ने कहा, अतर अब इसको मत जगाओ, बहराम ना करो, मैं कुछ दवाइयाँ लिख देता हूँ, जाके तो खिला देना, फिर मेरे क्लिनिक पर ले आना। उस वाक़े के 2 माह तक माजिद ठीक ठाक रहा। एक दिन जब हम एक वीरान जगह दोस्त का प्लाट देखने गए तो माजिद ने हमें हैरान कर दिया। हमारे एक दोस्त शरीफ ने आबादी से कुछ दूर नई कॉलोनी में प्लाट खरीदा था। यह कॉलोनी गैर आबाद थी। दूसरा दोस्त अकरम भी एक प्लाट यहाँ पर लेना चाहता था। शरीफ हमको जगह दिखाने ले गया। वहाँ तो सब प्लाट देखने में महाव हो गए, मगर माजिद सामने मैदान की सिमत देखने लगा। उसकी आंखों में अचानक चमक आ गई और वह कहने लगा, देखो वो सामने क्या शानदार तकरीब हो रही है। हमने देखा तो किसी को जटेल मैदान के सिवा कुछ नजर ना आया। शाम का वक्त था, सबने समझा कि इसको वहम हो रहा है। यार माजिद क्या देख रहा हो, किसी और को तो वहाँ कुछ नजर नहीं आ रहा। वो कहने लगा, इतने सारे लोग हैं, औरतों और मर्दों के खूबसूरत जर्क बरक कपड़े पहने हुए हैं और तुम लोगों को वहाँ कुछ भी नजर नहीं आ रहा। वहाँ शादी हो रही है, आसमान तक रोशनी की चमक उठ रही है। तीनों दोस्त हैरत से उसकी बातें सुन रहे थे। शरीफ बोला, शायद ये पागल हो गया है। नहीं, ये पागल नहीं है, मैं इसकी पहले कैफियत देख चुका हूँ। माजिद से कहा, यार बड़ी भूख लगी है, क्या ये नहीं हो सकता इस शादी में हमको भी थोड़ा सा खाने को मिल जाए। शरीफ ने कहा, वो सामने बेशुमार देगे पड़ी हैं, अच्छा ठहरो मैं लाता हूँ। माजिद ने जवाब दिया। वो चंद कदम गया था, हमने देखा वो वापस आ रहा है। उसके हाथ में एक बहुत बड़ी सीनी थी, उसमें पुलाव था, उस पर गोश्त के बड़े बड़े रोस्ट पार्चे रखे हुए थे। उसने सीनी अपने दोस्तों के सामने धर दी। सब शिश्ते रह गए, सभी डर गए। खाने की भरी परात वहीं छोड़कर तीनों दोस्त गाड़ी में बैठकर घर आ गए। तभी से मेरा जहन बड़ा परेशान था। माजिद को भी वक्फे वक्फे से दौरे पड़ते हैं और उसकी हालत गैर हो जाती थी। उसके घर वाले मुतअद्दिद डॉक्टरों के पास ले गए। हैरत की बात यह है कि जून जो इलाज करवाते उसकी हालत ज़्यादा बिगड़ती जाती। फिर एक बुजुर्ग से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि आप डॉक्टर से इसका इलाज कराने के साथ किसी ऐसे आलिम के पास भी ले जाइए जो इबादत गुजार हो, उससे दुआ कराइए। उन्होंने एक बुजुर्ग का पता भी दिया। माजिद के भाई उसको वहाँ ले गए। तकरीबन 7 रोज़ वो साल में 3 के घर पर मेहमान रहे और उस पर आयात कुरानी दम करवाते रहे। तब आलिम साहब ने ख्वाब देखा और बताया कि जब ये मज़ार पर धमाल कर रहा था तो वहाँ 2 जिन औरतें भी थीं। एक बड़ी बहन जिसका शौहर भी साथ था और दूसरी छोटी जो धमाल के वक्त करीब खड़ी थी। उसको माजिद का धमाल इतना अच्छा लगा कि वह उसके कुर्ब की मुतमनी हो गई। बड़ी बहन के पास इल्म है, इसी वजह से छोटी बहन उससे डरती है। कभी कभी ये तीनों जब माजिद के करीब होते हैं तो इसकी हालत गैर हो जाती है। आलिम साहब ने मुसलसल कुरानी आयात पढ़ी और माजिद पर दम करते रहे। अब माजिद की हालत संभल गई। जब अथर ने यह बातें मेरे भाई आदिल से की तब से उसका दिल हॉस्टल के कमरे में ना रख रहा था। ताहम उसने अथर की बातों का मजाक उड़ाया और कहा कि तुमने मनगढ़ंत किस्सा बनाया है और मैं उस पर यकीन नहीं करने वाली। तब अथर ने भी आदिल भाई से कहा कि तुम मेरे साथ गांव चलना, मैं तुमको माजिद से मिलवा दूंगा, तुम खुद अपनी आंखों से देख लेना। गुड़िया में अथर के साथ उसके गांव चला गया। माजिद को देखा तो बहुत अफसोस हुआ। एक दुबला पतला लड़का जो कभी कड़ियल जवान था, अब उसकी हालत दुरुस्त ना थी। उसी दिन जब रात की शाम ये लोग वहाँ धमाल देखने गए तभी माजिद बोला कि वो देखो वो रहे। सबने एक सिम देखा जहाँ औरतों का रश था। वह नहायत हसीन लड़की थी, सब्ज रंग के कपड़े पहनी थी। ऐसी हसीन लड़की मैंने पहले कभी ना देखी थी। उसके साथ एक अधेड़ उम्र औरत थी जिसके मुंह पर चादर थी। सब्ज कपड़ों वाली लड़की बार बार माजिद को देख रही थी। दफ्तन उसके हाथ पर किसी ने हलवे का डब्बा रख दिया। थोड़ी देर पहले उसको दोस्तों ने कहा था कि यार हलवा तो खिलाओ, हमारा हलवा खाने को दिल चाह रहा है। अब सभी उस डब्बे को हैरत से देख रहे थे कि ये कहाँ से आ गया। माजिद के हाथ तो खाली थे। भीड़ में देखा तो वह हसीन औरत भी गायब थी। आदिल भाई, क्या आपने हलवा खाया? नहीं गुड़िया, मैंने तो चखा भी नहीं और वहाँ से भाग आया। हॉस्टल गया तो देखा कि वहाँ भी हलवे का डब्बा रखा है, जबकि जाते हुए कमरा लॉक करके गया था। मैं तभी खौफजदा होकर सीधा बस अड्डे चला गया और घर आ गया हूँ। उसके बाद मेरा भाई उस हॉस्टल ना गया। खुदा जाने भैया ने यह दास्तान घड़ कर सुनाई थी या वाकई वह सच कह रहे थे। यह राज उन्होंने आज तक नहीं बताया। जब भी उससे पूछा तो ये जवाब दिया कि हाँ, ये वाकया सच्चा ही था। उसके बाद आदिल ने लाहौर वाला कॉलेज छोड़ दिया और वापस आकर अपने शहर के कॉलेज में दाखिला ले लिया और तालीम मुकम्मल की। अब्बू तो आज तक कहते कि आदिल ने घर से दूरी को बर्दाश्त ना करते हुए यह दास्तान घड़ी थी, वरना ऐसी कोई बात ना थी। अल्लाह हाफिज़।